गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स 2 का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसके बारे में ही करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपका सिलेबस में जो आपका टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल को क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट, जब अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल होते हैं वो अनएबल होते हैं कि वो मनी को अर्न कर सके, वो पैसा नहीं कमा सकते ताकि वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। अगर वो पैसा नहीं कमाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, रेंट होता है, वो पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो होमलेस हो जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसकी वजह से क्या है, माल न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इलनेस हो जाती है, मेंटल स्ट्रेंथ हो जाती है, जो सेल्फ स्टीम है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पर्सनल कॉस्ट इसमें क्या आएगी कि हमारी लॉस ऑफ इनकम होगी, डिपेंडेंसी, हम चैरिटी गवर्नमेंट बेनिफिट्स पर डिपेंड करेंगे, वर्किंग स्किल्स में लॉस आ जाएगा, ठीक है जी, डिप्रेशन आएगा, इलनेस आएगा, हम अपनी फैमिली के ऊपर, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर स्ट्रेन पाएंगे, सेल्फ सर्विसेज, ठीक है जी, मेंटल हेल्थ जो हमारी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे बियर करनी पड़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है तो आउटपुट उसकी वजह से डिक्रीज़ होती है, और आउटपुट डिक्रीज़ हुई तो जीडीपी जो है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर होगा तो प्रोडक्शन जो है उतनी ही लोअर होगी, प्रोडक्शन की लोअर होने की वजह से जीडीपी जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से लोअर लेवल लिविंग स्टैंडर्ड होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। पर्सनल जो एक इंडिविजुअल लेवल है वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी और इकोनॉमिक लेवल पर क्या क्या कॉस्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में आपका टॉपिक है वो है ऑक्कन लॉस, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्कन लॉस जो है वो रिलेशनशिप किस चीज़ में दिखाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में। ये लॉ स्टेट क्या करता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 1% से फॉल हुआ, 1% से नीचे गिरा, ठीक है जी, डिक्रीज़ हुआ, तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो 3% ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट 1% घटा तो नेशनल ग्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 3% इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये लॉ जो है वो सिर्फ यूएस इकोनॉमी में ही ट्रू माना जाता है, तभी अप्लाई भी तभी होगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3% टू 75% के बीच बीच होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है ऑक्कन्स लॉ की, ऑक्कन लॉज कैन ऑल्सो प्रिटेन हाउ अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑक्कन लॉ ये भी एक्सप्लेन करता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेज होगा तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी को कैसे अफेक्ट करेगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट में परसेंटेज इंक्रीज़ होगा तो जीडीपी जो है वो 2% कम होगी, ठीक है। तो ऑथर ऑक्वन जेल एक प्रोफेसर थे, ठीक है जी, और इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया अनएम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन के बीच में। तो वो फर्स्ट उन्होंने पब्लिश की अपनी रिसर्च, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर 1960 में, और फाइंड किया, फाइंडिंग इस्टेब्लिश की, और जो भी उनकी फाइंडिंग थी उसको ऑक्वन्स लॉ बोला जाता है, ठीक है। तो ये लॉ जो रियली क्या नोशन प्रोवाइड करता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होगा तो प्रोडक्शन जो है कंट्री की वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इस ये मेजर जो है वो दोनों जीएनपी और जीडीपी दोनों को मेज़र करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। तो इसका मेन यही है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगा तो प्रोडक्शन जो है कंपनी की वो भी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से जीएनपी और जीडीपी जो है वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो परसेंटेज अगर इंक्रीज़ हुआ by which, अगर परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ बाई विच जीएनपी चेंजेस व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉल बाई 1%, ठीक है, कि परसेंटेज इंक्रीज़ होगा, ठीक है, जीएनपी में, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 1% से फॉल हो जाएगी, वो उसको हम ओपन कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीएनपी जो है और जीडीपी का है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक है जी। यूनाइटेड स्टेट में ओपन कोफिशिएंट एस्टिमेट डैट, ठीक है, उन्होंने कैसे एस्टिमेट कैसे करते हैं, ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 1% से गिरा, नीचे हुआ, डिक्रीज़ हुआ 1% से, तो जीएनपी जो है वो 3% इंक्रीज़ होगी और जीडीपी जो है वो 2% इंक्रीज़ होगा। ऐसे ही अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट 1% इंक्रीज़ हुआ तो जीएनपी जो है वो 3% फॉल होगी और जीडीपी जो है वो 2% फॉल होगा, ठीक है। तो ऑक्कन लॉ को हम कैसे मैथमेटिकली इन सिम्बल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, y माइनस वाई स्टार डिवाइड बाई वाई स्टार इज इक्वल्स टू माइनस बेटा
यू माइनस यू स्टार, ठीक है। वेयर वाई का मतलब क्या है, एक्चुअल आउटपुट, और वाई स्टार का मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। वेयर बेटा का मतलब क्या है, जो ऐसे बी कर पाई है उसको हम इज अ टू, यूएस के लिए इसको टू बोलते हैं, ठीक है। बी बेटा जो है वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है। तो ये था हमारा ओपन लॉ का कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो हमारा है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन के ऊपर, ठीक है। कंसेप्ट ये आपको 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। जो स्टैगफ्लेशन है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, ठीक है। स्टैग्नेशन का मीन्स क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही स्लो होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो स्पीडली हाई होता जाता है, ठीक है, वो हाई रहता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन का मीन्स क्या है कि प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना, तो इनको इकट्ठा मिलाकर क्या बना, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मीन्स कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई होता है, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिक देख लीजिए, इन स्टैगफ्लेशन का मीन, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो लो होता है, इन्फ्लेशन हाई होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होता है, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन, राइट। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो है फिलिप्स कर्व, ठीक है जी। तो फिलिप्स कर्व जो है एक कर्व है जो रिलेशनशिप दिखाती है इन्फ्लेशन रेट का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, ठीक है। ये दो फ्रेम्स में हम फिलिप्स कर्व को डिफाइन करते हैं, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व एंड लॉन्ग रन फिलिप कर्व। शॉर्ट रन फिलिप कर्व क्या होती है, जो ट्रेड ऑफ होती है इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, इसमें दो चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट होती है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओ एक्सिस पर हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिया है और ओ वाई एक्सिस पर इन्फ्लेशन रेट लिया है, ठीक है। तो और SRPC जो है वो है एक फिलिप्स कर्व है, ठीक है, जो डाउनवर्ड है स्लोपिंग, ठीक है जी। और ये पास कहाँ से हो रही है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के थ्रू ये पास हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है कि ये माना गया, ठीक है जी, एक्सपेक्ट किया गया कि अगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो रेज करता है एक्सपेक्टेड से, ठीक है, ये 10 पर जो है हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है। तो अगर जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10% से ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्ट है ना, ज़्यादा हो रहा है, तो क्या मान लिया 10 से 12 तक पहुंच गया, तो हमारा ये देखिए बी पॉइंट तक चला गया, ठीक है। तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और सेम इसके उल्ट क्या है कि अगर इन्फ्लेशन रेट जो हमारा फॉल हो गया, जो ए पॉइंट से वो सी पॉइंट पर आ गया, ठीक है, तो तब क्या हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो है वो है द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जो रिलेशनशिप किसके बीच में बताती है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इन्फ्लेशन बताती है, ठीक है। व्हेन द एक्चुअल इन्फ्लेशन जो एक्चुअल इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए LRPC जो है वो लॉन्ग रन फिलिप कर्व है, ठीक है। ओ एक्सिस पर हमने एम्प्लॉयमेंट रेट लिया, इन्फ्लेशन रेट लिया है ओ वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये देखिए कि अगर जब हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10% है, ठीक है जी, 10% पर है, ठीक है। तो इफ़ द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो 10% से नीचे आया 6% पर, ठीक है, तो हमारी जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है जी। और अमाउंट जो है वो जो हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो वही सेम 6 पर रहेगा, बट हमारा क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10 से 6% आया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा सारा टॉपिक आपका फिलिप्स कर्व का कंसेप्ट, स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो सेकंड यूनिट है वो पूरा हो गया। हमने फर्स्ट 2 यूनिट्स जो हैं इस सब्जेक्ट के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पिछले 2 यूनिट्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।